राम राम। विद्या पूरी ना होना, पैसा घर में जुड़ नहीं पाना, और पैसा अगर जुड़ जाना तो बर्बाद हो जाना किसी भी कारण, और आमदन में यानी कि इनकम में कमी रहना, घर की शांति और आराम खराब रहना। इसके मूल कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण ज्योतिषीय भी हैं जिसके कारण हमारे जीवन में ये सब समस्याएं आती हैं। हम आम चलती हुई अपनी ज़िंदगी में भी ये गलतियां करते हैं, तो मैं आपको विस्तार से ये सारी बातें बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, और इसका उपाय करके आप इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए देर किस बात की, इस चीज़ को समझते हैं कि ये चीज़ उत्पन्न कैसे होती है। ऋण पितर की श्रृंखला में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मातृ ऋण के बारे में। मातृ ऋण यानी कि आपको मालूम पड़ ही रहा है, ये जो ऋण है ये मां के साथ जुड़ा है। मातृ ऋण, ये ऋण जब किसी की पत्रिका में पैदा हो जाता है उसे तकलीफ क्या होती है? विद्या पूरी नहीं होती, पैसा जमा ना होना, पैसा बर्बाद हो जाना, शांति व आराम बर्बाद रहना, आमदनी में इनकम में कमी रहना। तो ये सब चीजें इस दोष की उत्पत्ति के कारण होती है। वह क्या गलती होती है जो व्यक्ति अपने जीवन में करता है, मतलब वह खुद नहीं, उसके खानदान में 5 पीढ़ियों में कोई करता है, जिसका खामियाजा उसको भरना पड़ता है। ऋण पितर की श्रृंखला में महत्वपूर्ण बात यही है कि गलती या पाप किसी और ने किया होता है, भुगतता उसके कुल में कोई और है। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, आपके खानदान में चाचे ताए जो भी आपके खून के रिश्तेदार हैं, मैं वो आपको सब आगे जाके बताऊंगा, वो सब ये चीज़ भुगतते हैं। कोई आज भुगतता है, कोई कल भुगतता है, लेकिन बचता कोई नहीं है। तो मातृ ऋण पैदा होने का कारण क्या है? औलाद पैदा होने के बाद अपनी माँ को कष्ट देना या उसको घर से निकाल देना, माँ को तकलीफें देने लग पड़ना, ये मुख्य वजह है। आपके खानदान में ऐसा किसी ने किया होगा, ठीक है। कुआं, दरिया, नदी को गंदा करना, अपने घर की वेस्ट वहां पर बहाना। कई लोग क्या करते हैं, नदियां में मूत्र विसर्जन कर देते हैं। टॉयलेट भी कई बार नदिया के किनारे कर देते हैं, नदिया को गंदा करते हैं, और घर का वेस्ट ले जाकर नदिया में बहा देते हैं। किसी तरह से नदिया को गंदा करते हैं, जिसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है, ये तो देखो ना। अब कोई ये गलती करेगा आज, उसके बाद ये दोष उत्पन्न होगा कैसे? केतु भाव नंबर 4 में आ जाएगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में भी केतु खाना नंबर 4 में आ जाएगा, उसकी कुंडली में मातृ ऋण पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से आपको पता लग जाएगा कि केतु भाई खाना नंबर 4 में है, इसको मातृ ऋण है, और इसने गलती, मतलब इसके खानदान में क्या गलती हुई है, ये औलाद पैदा होने पर माता को कष्ट देना या घर से निकाल देना। कई लोग हैं माता से गाली गलौच या मारपीट तक भी करते हैं। कुआं, दरिया, नदी को गंदा करना, ये तो आजकल काफ़ी लोग करते हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली में तो ये बहुत बुरे हाल है। उन लोगों का सोचो जो अपनी फैक्ट्रियों का वेस्ट नदी में बहा रहे हैं, आने वाले समय में उनके कुल का क्या हाल होगा, है ना। तो ये बातें सोचने वाली हैं कई, ठीक है जी। तो अब इसका ये फल है और ये कारण है, ज्योतिष के अनुसार हमें ग्रह चाल पता लग गई। अब इसका उपाय क्या है, ठीक है ना। देखो, इसका उपाय करने से पहले एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, इसके जिम्मेवार आप नहीं हैं। मतलब ये पहले ना सोचें कि ये मैंने ही सब कुछ कर दिया, मुझे सज़ा मिलेगी, आपके पूरे खानदान को मिलेगी। मतलब कि ये उपाय आप अकेले नहीं करेंगे, इसमें अपने पूरे खानदान को, कुल खानदान, फैमिली ट्री को शामिल करेंगे। अब फैमिली ट्री को शामिल करेंगे, वह कैसे करेंगे ये बहुत पेचीदा है, इसको समझना पड़ेगा। तो आप पहले ये समझे कि फैमिली ट्री को शामिल कैसे करना है इस उपाय में, मैं आगे बताता हूं। जब आप फैमिली ट्री के बारे में समझ जाएंगे फिर क्या करना है। कुल खानदान यानी कि फैमिली ट्री, जब भी किसी तरह के भी ऋण का उपाय होगा लाल किताब के मुताबिक, उसमें कुल खानदान यानी कि आपकी
फैमिली ट्री को शामिल किया जाता है। फैमिली ट्री बनता कैसे है ये महत्वपूर्ण है, कई लोगों को यही समझ नहीं आता। विस्तार से मैंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में, जो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण बातें पहले बता दूँ। इसमें जो लोग जीवित हैं दुनिया में उनकी गिनती ही करेंगे, उसके अलावा जो लोग दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं इस फैमिली ट्री में उनको शामिल नहीं करेंगे। और जैसे एक परिवार बनता है, परदादा परदादी, दादा दादी, माता पिता, है ना, खुद, पत्नी, आपके बच्चे, बच्चों की पत्नी, ठीक है ना। तो इसमें जो पत्नियां होंगी ना, उनके खानदान को शामिल नहीं करेंगे, ना उनके ससुराल को, ना उनके भाई बहनों को इस उपाय में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन परिवार की जो लड़कियां होंगी ना, उनको शामिल करेंगे और उनके बच्चों को भी शामिल करेंगे। तो मैं समझाता हूं कैसे। तो परदादा परदादी से ये कहानी शुरू होती है। देखियो 5 पीढ़ियों पे जाएगी। कई लोगों ने अपने परदादा परदादी देखे होते हैं और उनके साथ भी रहे होते हैं, तो ये शामिल करने ज़रूरी है। परदादा परदादी, परदादा से आगे आएगा दादा दादी। मैंने अभी कहा दादी के खानदान को नहीं लेंगे, दादा के खानदान को लेंगे। तो दादा के खानदान में क्या होगा, दादा के भाई और उनकी पत्नियां, ठीक है ना। दादा के जितने भी भाई होंगे छोटे बड़े वह लेंगे और उनकी पत्नियां लेंगे। और आगे दादा के भाइयों के बच्चे, अब वह भाइयों के जो बच्चे होंगे वह भी लेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि अकेला भाइयों को लिया या उनकी पत्नियों को, भाइयों के बच्चे भी लेंगे। और दादा के भाई के बच्चों के बच्चे भी लेंगे, चाहे वो लड़का होगा चाहे लड़की होगी, इस उपाय में उसको शामिल करेंगे, ठीक है ना। अब दादा की कोई बहन भी होगी तो दादा की बहन को भी इस उपाय में आप शामिल करेंगे। और दादा की बहन के बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इस उपाय में शामिल होंगे, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया। अब दादा जो है, उनका जो बच्चा होगा वो आपका पिता होगा, ठीक है ना। तो पिताजी तो लाजमी बात है शामिल होंगे, पिता के साथ माता भी शामिल होगी, लेकिन माता के खानदान को, माता के भाई बहनों को, रिश्तेदारों को इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब क्या होगा, आपके पिताजी, है ना, पिताजी के भाई, चाहे वो आपके ताया हैं चाचा हैं, उनको हम शामिल करेंगे। और ताया चाचा के बच्चे, ताया चाचा के जितने भी बच्चे होंगे उनको हम इस उपाय में शामिल करेंगे। और ताया चाचा के बच्चों के बच्चे, है ना। अब मान लीजिए ताया चाचा के बच्चे हैं, उनके आगे बच्चे हो गए, तो उनको भी हम शामिल करेंगे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको हम इस उपाय में गिनती में लेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपके पिता की बहन भी होगी, आपके पिता की बहन यानी कि आपकी बुआ लग गई, तो उसको भी शामिल करेंगे। और बहन के बच्चे यानी कि बुआ के बच्चे भी, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है ना, उसको भी हम इस उपाय में शामिल कर लेंगे, ठीक है ना। उनकी भी गिनती हम इस उपाय में गिनेंगे। अब आता है व्यक्ति का खुद का नंबर, जिसके ऊपर किसी प्रकार का भी ऋण 9 ग्रहों में से बना हुआ है। तो वो टेवे वाला खुद आ गया, वह उसकी पत्नी आ गई। तो यहां पर पत्नी के खानदान को फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं लेंगे, ठीक है ना, ना भाइयों को, ना बहनों को, ना ससुराल वालों को। खुद के भाई, खुद के जितने भाई होंगे, चाहे छोटे चाहे बड़े, उनको शामिल करेंगे, ठीक है ना। और खुद के भाइयों के बच्चे, उनको भी इस उपाय में शामिल करेंगे। भाइयों के बच्चों के बच्चे, वह भी इस उपाय में शामिल होंगे, ठीक है ना। तो भतीजा भतीजी हो गई, ठीक है ना। और भतीजा भतीजी के आगे लड़की हुआ चाहे लड़का हुआ, वो भी हम शामिल कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, खुद के भाई, खुद के भाइयों के बच्चे, भाइयों के बच्चों के बच्चे, वह भी शामिल हो गए। फिर खुद की बहन, ठीक है ना, खुद की बहन के बच्चे, लड़का और लड़की, ठीक है ना, वो भी इस उपाय में शामिल होंगे। और यहाँ पर अब बात आएगी खुद के बच्चे। अब आपके हो सकता है लड़का हो लड़की हो, उन दोनों की गिनती करेंगे, ठीक है ना।
तो आप अपने बच्चों को गिनेंगे। अब लड़की दूसरे खानदान में चले गई तो उस लड़की की भी गिनती होगी और उसके जो संतान हुई है ना, चाहे वो लड़का हुआ चाहे लड़की हुई, उसकी भी गिनती करेंगे। और खुद के बच्चों के बच्चे, अब मान लो आपका बेटा है, उसके बच्चे हो गए, चाहे पोता हुआ है चाहे पोती हुई है, उसकी भी गिनती करेंगे। तो यहाँ पर 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी और ये 5 पीढ़ी। और अगर आगे हो गया बच्चों के बच्चे, पोता पोती के भी बच्चे हो गए तो 6 पीढ़ी होगी। तो मैंने मोटे तौर पर आपको 5 पीढ़ियों का ये वेरवा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट मार लें आप, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसको स्टिल करके, ठीक है ना, नोट कर सकते हैं। कुल खानदान यही बनेगा, फैमिली ट्री यही बनेगा। तो इसी तरह से फैमिली ट्री बनाकर उपाय होगा। किस तरह से होगा आपको वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा, समझे। देखिए, आपने फैमिली का विवरण पूरा देख लिया, कुल खानदान के बारे में समझ गए। आप ये भी समझ गए कि जिंदा लोग लेने हैं, जो लोग दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं उनकी गणना नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपने जो लोग जीवित हैं, आपने सबसे चांदी एकत्रित करनी है, ठीक है ना। जो लोग जीवित हैं उन सबसे चांदी एकत्रित करेंगे। अब मान लो आपने हिस्सा डाला कि मैं 1 ग्राम चांदी, तो सबसे 1-1 ग्राम चांदी आप एकत्रित करेंगे, ठीक है ना। जो लोग भी जीवित हैं उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, उनसे एकत्रित करेंगे। अभी यहाँ पर समस्या ये आएगी, कई लोग विदेश में जा चुके होंगे या कई लोग मालूम ही नहीं होगा इन 5 पीढ़ियों में कौन कहाँ रह रहा है, तो मिलना मुश्किल है। तो अब क्या करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वह एक लिस्ट बना लेनी है कि कोई व्यक्ति कहाँ पर है, कोई व्यक्ति कहाँ पर है, लेकिन ये व्यक्ति हैं, इनकी ये गिनती है। कोई व्यक्ति ऐसे होंगे आपके खानदान में, उनसे आपकी बोलचाल ही नहीं होगी, वो पैसे ही नहीं देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उनकी भी लिस्ट बना लेंगे, ये इतने व्यक्ति हो गए, ये पैसे नहीं देंगे। और कुछ व्यक्तियों से पैसे मांगने में आपको हिचकिचाहट होगी, तो वो भी एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये लिस्ट बनाने के बाद जो भी व्यक्ति आपके कुल खानदान में से जिंदा है, उनकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी जिनसे आप पैसे ले सकते हैं, मतलब कि चांदी ले सकते हैं। आपने मान लीजिए 1 ग्राम डाल दी, उन सबसे जिनसे आप ले सकते हैं 1-1 ग्राम चांदी सबसे कलेक्ट कर लें। अब जिनसे आप चांदी नहीं ले सकते, जो आपके आउट ऑफ रीच हैं, चाहे आप उन तक ना पहुंच सकते हो या लड़ाई झगड़ा हो या मांगना नहीं चाहते, उनके 10 गुना चांदी आपको डालनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने 1 ग्राम चांदी डाली तो उनकी चांदी 10 ग्राम होगी। 10 ग्राम चांदी आप उनकी डालेंगे जिनसे आप नहीं ले सकते। वह सारी चांदी लेकर आपको क्या करना है, जल प्रवाह, ठीक है ना। उस सारी चांदी को लेकर जल प्रवाह करना है आपको सोमवार के दिन। और उसके बाद एक शपथ उठानी है कि मैं कभी भी अपनी माँ को कष्ट नहीं दूंगा, ना ही अपने बच्चों को देने दूंगा, उनको अच्छे संस्कार दूंगा। कुआं, दरिया, नदी को मैं कभी गंदा नहीं करूंगा। ये पश्चाताप जब आप कर लेंगे ना, उसके बाद आपके परिवार में विद्या भी अधूरी नहीं रहेगी, पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा, पैसा बर्बाद नहीं होगा, शांति और आराम आ जाएगा, आमदन में भी कमी नहीं रहेगी। इसका और कोई विकल्प नहीं है, चांदी ही जल प्रवाह करनी पड़ेगी। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आपने कई मेरे वीडियोस भी देखे होंगे कि मैं दूध, चावल और चांदी अक्सर जल प्रवाह करता हूँ। वो इसीलिए करता हूँ, आज आपको मालूम पड़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नहीं है कि मैं किसी दोष के कारण कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आने वाले समय में इन सब चीज़ों की तकलीफ ना देखनी पड़े। देखो, लाल किताब आपको इंसान एक अच्छा बना देती है। एक गलत कर्म और कदम आपको क्या कष्ट दे सकता है, ये लाल किताब बताती है। बृहस्पति में खराबी हो तो किस्मत नहीं चलेगी, आपके सब कुछ बर्बाद होता चला जाएगा, जो कि आता है ऋण पितर की श्रेणी में, है ना। जाति ऋण में क्या है, आप पर कर्जा रहेगा, पिता को कष्ट रहेंगे, रोजगार में कमी रहेगी, तो कितनी तकलीफें हैं, है ना। काम धंधे ही नहीं शुरू हो सकते। तो ये मातर ऋण में क्या है, विद्या ना होना, पैसा जमा ना होना, धन बर्बाद, शांति आराम सब तहस नहस। आपको ज्योतिष का अगर सही आनंद लेना है ना, तो बिल्कुल अपने आप को अलाइन करना होगा, सारी गलतियां त्यागनी होगी और बिल्कुल इंसान बनकर जीना होगा।
ताकि आपके ग्रह आपको अच्छा फल दे पाएँ। ग्रहों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ग्रहों को बैलेंस करके एक अच्छा जीवन जीने की ज़रूरत है। और ये जो ऋण में आप श्रृंखला चला रहा हूँ ना, इसको देखिए, समझिए, अच्छे से समझिए, आप उपाय करिए, ठीक है ना। उपाय करने के बाद वह गलतियां ना दोहराइए। देखिए कैसे सुख नहीं आता है। लाल किताब जिन्होंने लिखी है, तो इतना महान ग्रंथ अगर ये चीज़ें बता रहा है, ये तकलीफ़ें आपके जीवन में है, ये ग्रह चाल है, अगर ये मैच कर रही है तो ये उपाय क्यों काम नहीं करेगा? सब कुछ करेगा, इसका मतलब ये गलती भी हुई है। तो इनको सुधारो, आने वाले जीवन को सुखमय बनाओ और मातर ऋण से मुक्ति पाओ। तो बड़ा सरल है ये उपाय करना, और पितरपक्ष से बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये उपाय ज़रूर करें अगर आपकी पत्रिका में यह मातर ऋण है। अगर नहीं है तो कुआं, दरिया, नदी गंदा ना करें, माता की सेवा करें, आपका जीवन वैसे ही आनंददायी हो जाएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।